योगी सरकार और मोदी सरकार में पैसा कहाँ मिलता है, केवल घोषणाएं होती हैं। बिहार के चुनाव में मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों कितना दे दूं, 50,000, 60,000, 70,000, इसी तरह से कहते तो 125 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि ये दे रहे हैं, 1,25 करोड़ रुपया बिहार के लिए। यहीं से पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मिला। 15 लाख भाइयों बहनों के खाते में जा रहा था, सारे लोगों के, 1 रुपया नहीं मिला। 20,000 करोड़ रुपया कोविड-19 के तहत 20 लाख करोड़ रुपया की घोषणा तो हो गई। बेसिक बात यह है कि ये सरकार पैसों का कलेक्शन कर रही है और उस कलेक्शन से आने वाले बिहार के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये अगर तीनों स्टेट आप लें तो आबादी और सीटों के हिसाब से लगभग 33 से 40% हिंदुस्तान हो जाता है। तो वो इस पर कब्जा करने के लिए मनमाना पैसा खर्च करके, उसका दुरुपयोग करके, आप देखेंगे दिल्ली के चुनाव में उनका कैबिनेट मंत्री बिहार का सरेआम पैसा बांट रहा है। तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि देश का कितना पतन हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके संगठन का जो नैतिक पतन हो रहा है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 70 साल के इतिहास में पहली बार रेलवे 40 ट्रेनें भटक जा रही हैं। पैदल चलते हुए माताओं बहनों की डिलीवरी हो रही है, 1 घंटे बाद वो अगर 160 किलोमीटर महिला जा रही है, आप सोच लीजिए। रेलवे के हृदय विदारक घटना आप जान लीजिए। जब ये प्रधानमंत्री ही भटके हुए हैं, देश ही भटका हुआ है, उनके सलाहकार भटके हुए हैं, उनका मंत्रिमंडल भटका हुआ है, तो ट्रेनें भटकने का कोई इशू नहीं है। उनके आपसे कि योगी सरकार जो इस समय वाकई में दावा कर रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और कई सारे विकास कार्य हो रहे हैं सारे जगह। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में जो पलायन हुआ है युवाओं का, उनको एक प्रवासी शब्द नाम दिया गया है। ये प्रवासी मतलब होता क्या है? अब प्रवासी मतलब हम क्या बताएं, जब जैसे हम और आप जा रहे हैं बॉम्बे तो प्रवासी हो गए। तो विदेश से जो है वो नहीं, प्रवासी माने। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम और आप बॉम्बे चले जाएं, गुजरात चले जाएं, पंजाब चले जाएं तो प्रवासी हो जाएं। और जो गुजरात से आकर के यूपी में हो काम किसी चीज़ कोई मांग रहा, हम रोजगार मांगने चले जाएं बॉम्बे तो प्रवासी हो गए। और वहाँ से जो लोग हमारे यहाँ आकर के मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, चाहे राजनीति के नाम पर कुछ मांग रहे हो, वो क्या उनको हम प्रवासी कहें? तो अगर हम प्रवासी हुए तो वो भी प्रवासी हुए। तो प्रवासी शब्द कहना मजदूरों के साथ, हमारे साथ, ये अन्याय है। प्रवासी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप भी भारत के हैं, हम भी भारत के हैं। भारत में आपको जितना अधिकार मिला, हमको अधिकार मिला। नेताजी बताइए, प्रवासी शब्द कह के क्या भारत को तोड़ने का जो राज्यवार बांटने की बात हो रही क्या? देखिए, गंभीर विषय है ये भारतीय आरएसएस का ही बेसिक, मतलब विश्व हिंदू परिषद में नहीं कहूँगा, ये आरएसएस का ही बेसिक एजेंडा है। और कदाचित आरएसएस का निर्माण जो है वो भी इसी इशू पर हुआ था। अब प्रवासी की जो आप बात कहें तो अब मोदी साहब भी तो प्रवासी हैं। उनको गुजरात से लड़ना चाहिए था, उनको गांधीनगर से लड़ना चाहिए था, जहाँ पर उनके गुरु लड़े। तो वो यहाँ गए बनारस में, इतनी बड़ी दूरी होगी तो ये प्रवासी नहीं हो गए। उनकी माता जी तो कोहू माता जी समझते ही नहीं। राहुल गांधी जी ने लाइन में खड़े होने का एक वो बनाया, तो उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को भी खड़ा करा दिया। अपनी बूढ़ी माँ से मतलब प्रधानमंत्री की बूढ़ी माँ, प्रधानमंत्री की बूढ़ी माँ से मतलब होता है कि देश की माँ। उन्होंने उनको भी खड़ा करा दिया वोट बनाने और उसको मतलब एक भुनाने के उसमें। तो जो अभी साथी कह रहे थे कि मतलब ट्रेनें भटकना, और ये जब ये प्रधानमंत्री ही भटके हुए हैं, देश ही भटका हुआ है, उनके सलाहकार भटके हुए हैं, उनका मंत्रिमंडल भटका हुआ है, तो ट्रेनें भटकने का कोई इशू नहीं है। उनके रेल मंत्री आते हैं टीवी पर कहते हैं कोई ट्रेन नहीं भटकी। आप प्रेस में हैं, आप जान रहे हैं, प्रिंट मीडिया से लेके सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक। और बॉम्बे से चलने वाली ट्रेनें गुवाहाटी चली जा रही हैं, आसाम चली जा रही हैं, राउरकेला चली जा रही हैं। और हम क्या बताएं आपको, बलिया की ट्रेन नागपुर जा रही है। और तो और ट्रेनों से उतरने वाले हमारे फूलपुर, सरायमीर, आजमगढ़ में लोग, आजमगढ़ के लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चली अब तक। वो नहीं चलेगी आजमगढ़ के लिए, इसलिए कि आजमगढ़ हमेशा समाजवादी सोच का ज़िला रहा है। यहाँ के चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे साथी हैं, ऐसी एक जहती रही है। उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को हमेशा बनाए रखा है
और समतामूलक समाज के निर्माण में हमेशा लगे रहे हैं, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म के लोग रहे हों। इन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है। यहाँ पे हमारे जो राजनीति के पुरोधा पैदा हुए हैं, राम बच्चन जी, राम सुंदर जी, राम प्रताप जी, और पुराने जो नेता रहे हैं, चंजीत जी, और पीछे आप चले आइए, राम नरेश जी, राम कृष्ण जी, तमाम हमारे नेता स्वर्गीय हो चुके हैं। उन लोगों ने ऐसी अलख यहाँ जगाई है कि हम अपने पुरखों के बताए नक्शे कदम पर चलेंगे तो यहाँ समाजवाद स्थापित रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समाजवाद का दंश तो उसका दंश है ये कि आजमगढ़ उनको सीटें नहीं देता, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, तो आजमगढ़ के लिए कुछ न करो। लेकिन ये आप देखिए कि झांसी का आदमी उतरता है सराय मीर स्टेशन पर और फिर यहाँ से योगी की बस उसे झांसी जालौन पहुँचाने ले जाती है। प्रबंधन आप देखिए, बॉम्बे से चलने वाला सराय मीर आजमगढ़ इलाहाबाद के लिए, प्रतापगढ़ के लिए चलने वाला हमारा साथी मजदूर किसान जो वहाँ कमाने गया है रोटी, वो चला जाता है राउरकेला, आसाम, गुवाहाटी चला जाता है, कहाँ से घूम के जा रहा है। मतलब इतनी अव्यवस्था 70 साल आज़ादी में कभी नहीं रही, चाहे वो कोई भी चीज़ आप उठा कर देख लें। अब 24 घंटे का सफ़र है, 9-9 दिन तक ट्रेनें चल रही। और देखिए जो पैसों का कलेक्शन, बेसिक बात यह है कि ये सरकार पैसों का कलेक्शन कर रही है और उस कलेक्शन से आने वाले बिहार के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये अगर तीनों स्टेट आप लें तो आबादी और सीटों के हिसाब से लगभग 33 से 40% हिंदुस्तान हो जाता है। तो वो इस पर कब्जा करने के लिए मनमाना पैसा खर्च करके, उसका दुरुपयोग करके, आप देखेंगे दिल्ली के चुनाव में उनका कैबिनेट मंत्री बिहार का सरेआम पैसा बांट रहा है। तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि देश का कितना पतन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके संगठन का जो नैतिक पतन हो रहा है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो संविधान की मूल भावना के साथ जो अत्याचार, बलात्कार हो रहा है वो मतलब मैं कह नहीं सकता मुझे कितनी पीड़ा। मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया, जो संविधान की जो समेकित संरचना की, समतामूलक समाज की जो सोच बनाई, जो गंगा जमुनी तहजीब को समाने का, पिरोने का काम किया, वो आपके ज़िले के बाबू लक्ष्मी शंकर जी भी उसमें का सदस्य रहे, उसकी कार्य समिति के, संविधान निर्माती समिति के। जो विद्वान लोगों ने बनाया उसको तोड़ मड़ोड़ कर, आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चले गए कहाँ, राज्यसभा चले गए। कॉलेजियम सिस्टम जो है, हम लोग पढ़ लिख करके राजनीति में समाज सेवा कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्यों बना, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। देश की बात मैं नहीं करता, पूरी दुनिया में कॉलेजियम सिस्टम कहीं नहीं, बस यहीं है। क्यों है? वो भी जब देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी 77 में, तो उसके बाद जब भी बना हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसके बाद एक कॉलेजियम सिस्टम बना, क्योंकि लोगों को लगा कि अब देश में इतनी जागरूकता आ गई है कि छोटे वर्ग के लोग अगर इकट्ठा होंगे, दबे कुचले शोषित मुसलमान दलित अगर इकट्ठा होंगे, नाऊ धोबी दर्जी यादव कुर्मी कुहार अगर इकट्ठा होंगे, अगर धोबी धुनिया इकट्ठा होंगे तो देश की कुर्सी पर कब्जा कर लेंगे। और देश की कुर्सी इनके पास अगर उत्तरोत्तर रही तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने का जो अधिकार है उस पर कोई योग्य बैकवर्ड दलित बैठा देंगे तो हमारे लिए दुश्वारी होगी। तो जो फासिस्टवादी सोच के लोग हैं वो किसी भी जाति में हो सकते हैं, मेरा ये किसी जात से नहीं विरोध है, लेकिन फासिस्टवादी सोच जो है वो किसी भी जाति में है। तो ऐसे लोगों ने फिर एका करके और कॉलेजियम सिस्टम बनाया कि आपका बेटा, अभी आप देखिए नया उदाहरण है, आप जानते होंगे, कानून मंत्री जी का बेटा मध्य प्रदेश की सरकार का वहाँ पे वो बन गया सुप्रीम कोर्ट में, और सरकारी ठप्पा लग गया उसकी पीठ पे। साल 2 साल 4 साल बीतते ही वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जज बन जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट का वो बन जाएगा, न्यायमूर्ति बन जाएगा, फिर वो कानून मंत्री बनने का मौका पाएंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। मतलब तो श्याम बहादुर और आप जैसे चाहे जितने भी योग्य हों वो नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई इम्तहान नहीं है। विधायक बड़े तेज तर्रार तो हैं, वो भी काम करने में लगे हुए हैं। वो काम ऐसे करते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस, पेंडुलम की तरह उनका एक लिमिट है। अपने घर से निकल करके और बस एक उन्होंने फार्म हाउस बना रखा है, वहीं तक आते जाते हैं। और बाकी अगर कहीं थोड़ा सा भी डिस्प्यूट है तो ज़मीन हमारी है। जैसे किसी ज़माने में एक नारा लगा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वैसे उनका नारा है कि जो ज़मीन विवादित है वो हमारी है। तो वो बस एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, एक सूत्री कार्यक्रम, बस कैसे धनार्जन हो, किसकी ज़मीन कब्जा कर लें, किसका क्या कर लें, कहाँ विवाद करा दें,
कि इस गांव में 2 ग्रुप नहीं है, मार करा के 2 ग्रुप बना दें, एक ग्रुप की पैरवी कर दें, झूठा मुकदमा लिखवा दें, बस यही काम है। यही करके वो अपना टाइम निकाल लें। आखिर में उनको बड़े अच्छे नेता माने जाते थे, बीजेपी अगर मानती उनको तो उनको कहीं कोई मंत्री पद का सब चीज़ देना चाहिए था अगर इस बात की है तो। वो नेता तो हो ही नहीं सकते। वो अपने पिता के छत्र छाया में और पार्टी के उस पर जो है एमएलए हो गए। एक बार समाजवादी पार्टी के सिंबल्स हुए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल्स हो गए। एमएलए होना एक बात होती है और नेता होना एक बात होती है। तो आप उन्हें नेता ना कहें तो अच्छा रहेगा, उन्हें एमएलए कहें, विधायक कहें तो अच्छा रहेगा। वो जनप्रतिनिधि हो गए हैं, बाकी ना उनके अंदर कैपेबिलिटी है, ना क्षमता है, ना होने लायक है वो। तो इसलिए वो कोई जनता के लिए कार्य करने का कार्य नहीं करते हैं, ना उनकी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति है और ना ही क्षमता है। मैं आपको उदाहरण दूँ, एक अड़िका गांव है, वहाँ से करीब 20 लोग उनके यहाँ गए। वो गांव 2 हिस्से में, जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा, 2 हिस्से में बंट जा रहा है, आधा इस तरफ आधा उस तरफ। तो उन्होंने उनको टाल दिया कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता, नक्शा पास हो गया और ये है वो काम अब नहीं हो पाएगा, आप लोग जाइए। किसी ने उसमें बोल दिया उन्हीं के यहाँ, उनके दरबार में, कि चलो भाई पूर्व विधायक जी के यहाँ पूछा जाए। तो कहें जाओ 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 जाओ, हम ना कर पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे। लोग क्या वो बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं? वह आईटी सेल भी नहीं है वो आईटी सेल भी तो कुछ दूर तक पहुंच जाती है, वो वहां तक भी नहीं पहुंचे। उनकी लिमिट फिक्स है कि इतने दूर जाएंगे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उससे अधिक कुछ नहीं। अब वो हमने वो जो है अड़िका में बनवा दिया, यहाँ से लखनऊ तक दौड़ लगाई, सिफारिश की, जेन्युइन कारण दिखाए, जांच कराई, रिपोर्ट बनवाई। अब वो अंडरपास बन गया। लेकिन अब आप जैसे लोग जब साहस करें, मुआयना करें, दिखा पाएँ कि विधायक नहीं बना पाए सरकार के, पूर्व विधायक ने लड़ करके बना दिया, तो हमारे कारनामे का कुछ मैसेज जाए कि पूर्व विधायक होकर के भी ये कर पा रहे हैं, विधायक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके अंदर कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है और ना क्षमता है, ना सोच है, ना काम करने का कोई साहस है, ना मैं समझता हूँ अधिकारियों से मिलने मिलाने का तौर तरीका है। उनके बस का रोग नहीं है राजनीति। अब किन्हीं कारणों से हो गए, तो एमएलए होना एक अलग विषय है और नेता होना एक अलग विषय है। ये इन्होंने एक आरोप लगाया। हमारे साथ एक कुछ और लोग बात करेंगे। बताइए, आप इस समय योगी सरकार 3 साल से ज़्यादा होने आ रहे हैं और 1 साल बीजेपी सरकार के मोदी जी को हो रहे हैं, जी, क्या देख रहे हैं? आपको पैसा वैसा मिलेगा? योगी सरकार और मोदी सरकार में पैसा कहाँ मिलता है, केवल घोषणाएं होती हैं। बिहार के चुनाव में मोदी ने कहा था कि भाइयों बहनों कितना दे दूं, 50,000, 60,000, 70,000, इसी तरह से कहते तो 125 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि ये दे रहे हैं, 1,25 करोड़ रुपया बिहार के लिए, यहीं से पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। 1 रुपया नहीं मिला। 15 लाख भाइयों बहनों के खाते में जा रहा था, सारे लोगों के, 1 रुपया नहीं मिला। 20,000 करोड़ रुपया कोविड-19 के तहत 20 लाख करोड़ रुपया की घोषणा तो हो गई, लेकिन जब 5 दिन उनके वित्त मंत्री जी उस भाषण को समझाते रहे, अंत में उन्होंने कहा कि ये घोषणा के नाम पर, आपके राहत के नाम पर कर्ज बांटा जा रहा है कि आपको बैंक से कर्ज दिया जा रहा है। तो इस तरह से घोषणा एक गरीबों के, किसानों के साथ छलावा की तरह है और कुछ नहीं। सरकार हमने करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दी। योगी सरकार तो, अब हम एक दिन सुन रहे थे, टीवी पर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन में 21 लाख 30 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो उस रोजगार को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने सारे भट्टे चालू करा दिए, उसमें रोजगार दे दिए। अभी इस लॉकडाउन में कौन भट्टे पर काम कर रहा है? सारे कोल्ड स्टोर चालू करा दिए, उसमें रोजगार गिने जा रहे हैं। तो ये लोग वही लोग हैं जो ट्रक के नाम पर की एजेंसी से इतने ट्रक बिके तो इतने ड्राइवर काम कर रहे होंगे, इतने खलासी काम कर रहे होंगे, यही रोजगार के नाम पर इनको जोड़ा जा रहा है। यही लोग कहते थे कि हम एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो यही लोग हैं। आज क्या देश का हाल है, क्या है? देश की बहन बेटियां जैसे पैदल जाते जाते लोग, देश की बहन बेटियां, आप ये जान लीजिए कि 70 साल के इतिहास में पहली बार रेलवे 40 ट्रेनें भटक जा रही हैं। पैदल चलते हुए माताओं बहनों की डिलीवरी हो रही है, 1 घंटे बाद वो अगर 160 किलोमीटर महिला जा रही हैं, आप सोच लीजिए। रेलवे के ट्रक, हृदय विदारक घटना। आप जान लीजिए कि रेलवे स्टेशन पर